far we studied nature of international politics and we studied scope of international politics. और जहाँ तक नेचर और स्कोप की बात है ये इंटर रिलेटेड भी है। तो इनसे हमें ये भी पता चलता है व्हाई वी आर स्टडीइंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दैट इज वेयर इम्पोर्टेंस ऑफ आईआर इज। सो इम्पोर्टेंस क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की? इम्पोर्टेंस ऑफ आईआर और आईपी क्या है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है या इंटरनेशनल रिलेशंस की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? जो हमने नेचर पढ़ा या स्कोप पढ़ा इसकी वजह से ही हम समझ सकते हैं जो इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिक्स की वो क्या है। सबसे पहली बात ये है, जब आप नेचर को स्टडी करते हो, जब आप स्कोप को स्टडी करते हो, तो इससे आप में एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, दैट इज नॉलेज। नॉलेज रिगार्डिंग टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आपकी नॉलेज जो है वो एनहेंस होती है, इंक्रीज होती है वो। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज होती है। ये फ़ायदा है, ये इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। दूसरी चीज़, आप यहाँ पर क्या करते हो, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स वर्ल्ड इज़ फेसिंग। अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो पहली बात, आप नॉलेजेबल बन जाते हो फैक्ट्स के रिलेटेड, वर्ल्ड के रिलेटेड। दूसरी बात, आपको नॉलेज आ जाती है बहुत सारी इश्यूज़ की जो वर्ल्ड में इंसान जो है, लोग जो है वो फेस कर रहे हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है वो उसको अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो जाते हैं। लाइक इस टाइम जो बहुत सारे लोग तज़किरा करते हैं रशिया यूक्रेन वार का, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, अमेरिका अलग है, रशिया अलग है। तो कोई भी फैक्ट हो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है जब आप नॉलेजेबल बन जाते हो इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जब आप स्टडी करते हो, तो आप को जब नॉलेज आती है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की, तो आपको आराम से ये समझ आता है, अब जो वर्ल्ड पीस है, how we are going to maintain this world peace, how we are going to maintain, protect this world peace, how we are going to maintain harmony. आईआर पढ़ने से आप नॉलेजेबल बन जाते हो। आईआर पढ़ने से आप में वर्ल्ड फैक्ट्स, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग आती है। आईआर पढ़ने से आप बिल्कुल क्लोज हो जाते हो कि व्हाट आर द वेज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल पीस को हम वर्ल्ड पीस भी कहते हैं, एंड हार्मनी। पीसफुल एटमॉस्फेयर हम कैसे मेंटेन कर पाएँगे? ये आप तभी पॉसिबल बना सकते हो जब आप नॉलेजेबल होंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में। उसके साथ-साथ जब आप वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करोगे, तब जाके आप वर्ल्ड पीस एज़ वेल एज़ हार्मनी की बात कर सकते हो। इसमें एक और चीज़ आती है, जब आप नॉलेजेबल बन जाते हो, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स देखते हो, वर्ल्ड पीस कैसे मेंटेन करना है, अंडरस्टैंडिंग यूनिटी कैसे मेंटेन करनी है, ये सारी चीज़ें सीख जाते हो। लेकिन यहाँ पर आप नेशंस को भी स्टडी करते हो। नेशंस में क्या आता है, जैसे नेशंस का बिहेवियर किस तरह का है? नेशंस का बिहेवियर किस तरह है? नेशंस का बिहेवियर इस तरह से है या ऑर्गन्स का बिहेवियर किस तरह है? जैसे अगर इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच मसला है, इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच जो मसला है, यूएन इस पर खामोश है, बस मज़म्मत करता है वो। लेकिन यही मसला जब होता है तैमूर में, ईस्ट तैमूर में, ईस्ट तैमूर जो एक शहर है, वो है इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया का जो शहर है वो ईस्ट तैमूर है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, जो ईस्ट तैमूर का शहर था, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो नॉन मुस्लिम्स थे। तो जो ही वहाँ थोड़ी-सी इनके साथ इनजस्टिस हुई थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडोनेशिया, यूएन ने इंटरवेंशन किया, वेस्ट वे नेशंस ने इंटरवेंशन किया और ईस्ट तैमूर को निकाला अलग मुल्क इंडोनेशिया से।
तो इनके वहाँ अपने लोग थे, तो यहाँ पर इनका एक बिहेवियर सामने आ गया। अब इससे भी बुरी प्रॉब्लम पैलेस्टीन में है। 1948 से इज़राइल वहाँ पर उनको एक्सप्लॉइटेशन कर रही है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से वहाँ पैलेस्टीनियों के साथ मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। तो वहाँ पर वेस्ट मज़म्मत कर रही है लेकिन एक्शन नहीं कर रहे हैं। यूएन मज़म्मत कर रही है, एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ दूसरा बिहेवियर आता है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टडी करने से यू आर प्रीटी एबल टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द नेशंस। और इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टडी करने की वजह से यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ पीस, हाउ यूनिटी कैन बी मेंटेन्ड। ये किन में मेंटेन करनी है? बिटवीन नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म, बिटवीन नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म, नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म। तो ये सारी चीज़ें जब आप नॉलेजेबल बन जाते हो, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हो, वर्ल्ड पीस कैसे मेंटेन करना है वो जान जाते हो, या उसके साथ-साथ आप अंडरस्टैंड करते हो नेशंस किस तरह से आपस में बिहेव करते हैं। जब इनके अपने लोग होते हैं तो कैसा बिहेवियर करते हैं, जब पराये लोग होते हैं तो कैसा बिहेवियर करते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ आप फिर भी अंडरस्टैंड करते हो कि वर्ल्ड में अगर पीसफुल एटमॉस्फेयर मेंटेन करना है, यूनिटी, हार्मनी मेंटेन करनी है, तो आपने एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ानी है बिटवीन नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म। एट द नेशनल लेवल आपने मुल्क को कैसे चलाना है, एंड एट द इंटरनेशनल लेवल आप ममालिक के बीच कैसे यूनिटी और अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर पाओगे। और इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या स्कोप या नेचर को स्टडी करने की वजह से ही आप ये भी जिस तरह आप कहते हो कि वर्ल्ड पीस कैसे मेंटेन होगा, वर्ल्ड पीस कैसे मेंटेन होगा, तो इस वर्ल्ड पीस में आप जस्टिस की भी बात करते हो, इक्वालिटी की भी बात करते हो, राइट्स एंड लिबर्टी की भी बात करते हो। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है व्हेन यू आर प्रीटी नॉलेजेबल अबाउट द इंटरनेशनल फैक्ट्स। तो इस तरह से हम देखते हैं ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, इसमें हम बिल्कुल जब हम इसका नेचर पढ़ते हैं, जब हम इसका स्कोप या सब्जेक्ट मैटर पढ़ते हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इस टॉपिक की, जिसका आप नेचर या स्कोप पढ़ोगे। ये वही बात है, जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो किसी चीज़ के, तो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू बताते हो। तो इस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी जो इम्पोर्टेंस है या वैल्यू है, या वो क्यों यूज़फुल है, नेसेसरी क्यों है, वो सब चीज़ें आप अवेयर हो सकते हो उन चीज़ों से, या जान जाते हो उन चीज़ों को, जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नेचर पढ़ते हो, जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्कोप पढ़ते हो। उसके बाद रिसेंटली अगर आपने ग्रुप देखा होगा तो मैंने वहाँ पर पोस्ट किया कुछ, वो कोल्ड वॉर के रिलेटेड है। क्योंकि इसके बाद, इस पहले टॉपिक के बाद वहाँ दूसरा टॉपिक जो है वो कोल्ड वॉर है। और कोल्ड वॉर आपने इससे पहले 12th में सुना होगा। कोल्ड वॉर जो है, ये स्टार्ट हुआ 1945 में। लेकिन ये कोल्ड वॉर क्यों हुआ? क्योंकि कहा जाता है कोल्ड वॉर हुआ 2 पावर ब्लॉक्स या 2 सुपर पावर्स के बीच। एक था यूएस और दूसरा था यूएसएसआर। लेकिन इनके बीच ये कोल्ड वॉर क्यों हुआ? डिस्पाइट द फैक्ट, although they were in the same camp, यूएस, यूएसएसआर, फ्रांस, यूके, अमेरिका, रशिया, फ्रांस और यूके, ये एक ग्रुप बना रहे थे और उस ग्रुप का नाम था एलीट पावर्स। एलीट पावर्स इनका ग्रुप था, इस ग्रुप का नाम था एलीट पावर्स, उसमें 4 देश थे। और ये फाइट किसके खिलाफ कर रहे थे? दूसरा ग्रुप था जिनको नाम दिया गया एएक्सआईएस, एक्सिस पावर्स। एक्सिस पावर्स में 3 थे, इटली, जर्मनी, जापान। इटली, जर्मनी और
जापान। चाहे एलीट पावर्स की बात करें या एक्सिस पावर्स की बात करें, इनके बीच जो जंग चल रही थी वो थी वर्ल्ड वार सेकंड। वर्ल्ड वार सेकंड। तो वर्ल्ड वार सेकंड एक्सेस वर्सेस एलीड के बीच थी। तो वर्ल्ड वार सेकंड इनके बीच थी और इसमें एक्सिस पावर्स हार जाते हैं, यानी इटली को पहले हराया जाता है, जर्मनी को बाद में हराया जाता है और एंड पर जापान को हराया जाता है। इनको हराते कौन लोग हैं? यूएसएसआर, फ्रांस और यूके। यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर ये वर्ल्ड वार सेकंड एलीड और एक्सेस के बीच थी तो जीत गए एक्सेस, जीत गए एलीड पावर्स, एक्सेस पावर्स हार गए, ये जर्मनी जापान हार गई। तो एलीड पावर्स अगर जीत गए तो जो सुपर पावर थे वो सिर्फ यूएस प्लस यूएसएसआर था। क्यों? व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन ये है, याद करो, जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रही थी, ये फ्रांस है, ये इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम है। तो फ्रांस ने ओटोमन एम्पायर को खत्म करके, इन सब ने उसको खत्म करके अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के जो देश थे उनको बांट दिया कि किस देश पे फ्रांस कॉलोनी बनाएगा, किन कॉलोनीज को इंग्लैंड कंट्रोल करेगा। लाइक एशिया में इंग्लैंड रहा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश पर, अरब वर्ल्ड पर फ्रांस रहा, मिडल ईस्ट में फ्रांस रहा, अफ्रीका में फ्रांस रहा, कहीं पर इंग्लैंड रहा। तो उन्होंने दुनिया को बांट लिया ओटोमन एम्पायर को खत्म करने के बाद वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले। तो जब फ्रांस और यूके ने अपने मुल्क से दूर, दूसरे पेज पे आप, ये यूके है, ये फ्रांस है, ये यूरोप में, ये कंट्रोल कर रहे हैं एशिया को, ये कंट्रोल कर रहे हैं अफ्रीका को, ये कंट्रोल कर रहे हैं लैटिन अमेरिका को। इनकी कॉलोनीज है, यहाँ इंडिया पाकिस्तान इनकी कॉलोनी है, आधे से ज्यादा एशिया इनकी कॉलोनी है, आधे से ज्यादा अफ्रीका इनकी कॉलोनी है, आधे से ज्यादा साउथ या लैटिन अमेरिका इनकी कॉलोनी है। तो वर्ल्ड वार सेकंड जो चल रही थी, जिसमें ये एलीट ग्रुप्स थे, यूके, यूएस, यूएसएसआर और फ्रांस, इन चार में जो दुनिया पर काबिज था वो यूके था और फ्रांस था। यूके और फ्रांस। तो यूके और फ्रांस जब यहाँ पर काबिज थे, यहाँ पर काबिज थे, यहाँ पर काबिज थे, और इधर से क्या चल रही थी? वर्ल्ड वार सेकंड, एक्सेस वर्सेस एलीट के बीच। ये एलीट ग्रुप है। तो एलीट ग्रुप में दो वो थे जिनकी बड़ी सल्तनत थी, जिनकी बहुत सारी कॉलोनीज थी, एम्पेयरलिज्म रूल थे। तो जब वर्ल्ड वार सेकंड हो रही थी तो यहाँ पर इटली भी हार गया, यहाँ पर जर्मनी भी हार गया और यहाँ पर जापान भी हार गया। तो एलीड पावर्स जीत गए। लेकिन एलीड पावर्स में दो पावर्स वो हैं, यूके और फ्रांस। यूके और फ्रांस वो कंट्रीज है जो सिर्फ अपने घर की हिफाजत नहीं कर सके, बल्कि इनसे इनकी जो कॉलोनीज दूर दराज की थी वो भी खो गई, आजादी हासिल कर गई। इंडिया पाकिस्तान ने 1947 में आजादी हासिल की। क्यों हुआ? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कोल्ड वार में ये दो चैंपियन निकले और इन्हीं के बीच कोल्ड वार हुआ। यही हम पढ़ रहे हैं, ये कोल्ड वार इनके बीच क्यों हुआ, या अगर ये चार थे तो दो ही चैंपियन क्यों रहे? तो इसका जवाब ये है, जब इटली खत्म हुआ एलीड पावर्स के हमले में, तो जर्मनी था यहाँ पर अकेला, यहाँ जापान था। तो जर्मनी का जो हिटलर था, हिटलर ने 90% जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उस पर कब्जा किया था। इंग्लैंड और फ्रांस की हुकूमत को उसने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो जब इंग्लैंड और फ्रांस अपनी बेस अपने घर में नहीं संभाल सके, तो वो दूर दराज के अपनी जो कॉलोनीज थी उनको कैसे संभाल पाते? तो इसीलिए यूके और फ्रांस अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार के चैंपियन थे
लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में उनको मात दी हिटलर ने। इसीलिए जो चैंपियन निकले वो इन 4 में से सिर्फ ये 2 निकले, यूएस एंड यूएसएसआर। और यही वो 2 मुल्क हैं जिनके बीच हुआ फिर कोल्ड वार। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद इनके वर्ल्ड वार सेकंड कब खत्म होती है? जब जापान के 2 बड़े शहरों पर 2 एटम बम्स डाले जाते हैं। एक है लिटिल बॉय और दूसरे एटम बम का नाम था फैट मैन। लिटिल बॉय एंड फैट मैन, ये वो 2 एटम बम्स है जिनको अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा एंड नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त को ड्रॉप कर दिया 1945 में। 6 और 9 अगस्त को लिटिल बॉय और फैट मैन को ड्रॉप किया हिरोशिमा और नागासाकी। अब वर्ल्ड वार सेकंड जब खत्म होती है इन एटम बम्स के ड्रॉप करने के बाद, तो वहां 2 देश, 2 सुपर पावर वजूद में आते हैं। वो होते हैं यूएस और यूएसएसआर। So when there are 2 powers in the world, that means there are 2 centers of power. When there are 2 centers of power, yeah, there were 2 centers of power, US and USSR. 2 means by, centers of power means poles. तो इसको कहा गया बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी वो प्रोसेस है, वो फिनोमेना है when there are 2 centers of power. When there are 2 centers of power. तो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद हो जाती है स्टार्ट कोल्ड वार इन्हीं सुपर पावर्स के बीच, यूएस प्लस यूएसएसआर के बीच स्टार्ट होती है इनके बीच कोल्ड वार। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है, इन्हीं के बीच कोल्ड वार स्टार्ट क्यों हुई? क्योंकि कुछ रीजंस नए हैं, कुछ रीजंस पुराने। सबसे बड़ा रीजन ये रहा, अमेरिका ने जो एटम बम्स ड्रॉप किए उसकी खबर इनके एलीड ग्रुप को नहीं थी। तो अमेरिका ने सिक्रीसी मेंटेन की थी अपने एटॉमिक पावर पर, एटॉमिक टेस्टिंग पर। तो इनको वही फील हुआ कि हम एक साथ लड़ रहे थे लेकिन हमसे शेयर इंफॉर्मेशन नहीं की। वो भी एक रीजन था, यूएसएसआर गुस्सा हुआ, नाराज हुआ। दूसरा, यूएसएसआर से यूएस नाराज हुआ क्योंकि यूएस ने ऑब्जर्व किया कि यूएसएसआर जो है ये इटली और जर्मनी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, लेकिन जब जापान की बारी आई तो थोड़ा सा फ्रंट नहीं लिया, थोड़ा पीछे रहा। ये यूएसएसआर इटली और जर्मनी के खिलाफ आगे आगे था, लेकिन जापान के खिलाफ ये थोड़ा पीछे रहा, थोड़ा पीछे रहा। तो यहाँ पर अमेरिका नाराज हुआ। उसके साथ साथ अमेरिकी मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा किया यूएसएसआर के खिलाफ, उसकी वजह से भी इनके बीच गैप्स आ गई। उसके साथ साथ जो ईरान है, नॉर्थ ईरान में जो ट्रूप्स थे वो थे यूएसएसआर के। तो अमेरिका ने देखा कि नॉर्दर्न ईरान में जो सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर के ट्रूप्स थे वो नहीं निकल रहे थे, और अमेरिका को शक हुआ कि वो इसलिए नहीं निकल रहे हैं क्योंकि वहां पर तेल के कुएं हैं। वहां पर क्या है? तेल के कुएं हैं। और ये इसलिए नहीं निकल रहे हैं ये यूएसएसआर के ट्रूप्स नॉर्दर्न ईरान से क्योंकि तेल के कुओं पर काबिज हो जाएंगे। तो वो भी रीजन था, इनके बीच गैप आ गई, नाराजगी आ गई। और सबसे बड़ा रीजन ये था, इनके बीच था आइडियोलॉजिकल रिफ्ट, आइडियोलॉजिकल डिवाइड, आइडियोलॉजिकल रिफ्ट, जिसको हम कहते हैं कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म यूएसएसआर की है, कैपिटलिज्म यूएस की आइडियोलॉजी। कम्युनिज्म जो है ये कहता है आपने सिर्फ कम्युनिस्ट के साथ ट्रेड करना है, आपके मुल्क में सिर्फ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी होगी। लेकिन कैपिटलिज्म कहती है आप फ्री ट्रेड जहां चाहो कर सकते हो, और यहाँ पर कम से कम डेमोक्रेसी और 2 पार्टी सिस्टम। यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म, अमेरिका की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म। इसी तरह 1917 में रशियन रेवोल्यूशन होता है। उस रशियन रेवोल्यूशन का लीडर लेनिन होता है, व्लादिमीर लेनिन। लेकिन उस रशियन रेवोल्यूशन से अमेरिका जो है वो खुश नहीं होता है, तो इनके बीच डिस्टेंस बढ़ जाती है पहली वर्ल्ड वार सेकंड से पहले ही। रशियन रेवोल्यूशन अमेरिका को पसंद नहीं, नॉर्दर्न ईरान से
यूएसएसआर के ट्रूप्स नहीं निकल रहे हैं, अमेरिका को शक होता है वो तेल के कुओं पे काबिज़ हो जाएँगे, उससे प्रॉब्लम है। यूएस ने जो एटॉम बॉम्ब्स गिराए जापान के 2 बड़े शहरों पर, उसकी खबर इनके दोस्त एलीड पार्टनर्स को नहीं थी, यूएसएसआर नाराज़ हुआ। यूएसएसआर ने जो फ्रंट इटली और जर्मनी के खिलाफ लिया, वो वाला फ्रंट इसने जापान के खिलाफ नहीं लिया, तो यहाँ पर यूएस नाराज़ हुआ। यूएस के मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया यूएसएसआर के खिलाफ, उसकी वजह से भी इनके बीच गैप आ गई। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम कोल्ड वार में देखते हैं, काजेज़ ऑफ ओरिजिन ऑफ कोल्ड वार। तो बहुत सारे इसके काजेज़ हैं, बट वी विल स्टडी इन दिस वेरी कोल्ड वार काजेज़ इन टुमारोज़ लेक्चर इंशाल्लाह।